हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। काफ़ी समय पहले इसमें केमिस्ट्री की वीडियो मैं डालती थी और बीते कुछ महीनों में मेरा इंटरेस्ट सोशल स्टडीज़ में काफ़ी बढ़ गया है। और जैसा कि मेरे कुछ स्टूडेंट्स को पता है दैट आई हैव टॉट सोशल स्टडीज़ फॉर 1 ईयर इन अ स्कूल। और बच्चों का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देख के मुझे भी कॉन्फिडेंस आया कि हाँ, मेरा जो कीन इंटरेस्ट है सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स, इसमें हम और बेहतर कर सकते हैं। तो मैंने एक नक्की किया कि जो सोशल साइंस की ग्रेड 7th की CBSE की नई बुक आई है, इस पर हम थोड़े वीडियोस बनाते हैं और बच्चों को आसानी से समझाने का प्रयास करते हैं कि ये जो छोटा हुआ कंसोलिडेटेड सिलेबस है, आपके जो सीनियर्स हैं उन्होंने बहुत सारा SST में पढ़ा है 7th क्लास में, लेकिन आपको विथ द ग्रेस ऑफ गवर्नमेंट आपको काफ़ी इजी सारी चीज़ें हो गई हैं। तो हम उसी का इंट्रोडक्टरी लेक्चर आज शुरू करते हैं, जिसमें हम लेक्चर बाय लेक्चर जाएंगे, छोटे छोटे वीडियोज़ रहेंगे और उसमें हम लाइन टू लाइन हर कंसेप्ट को आसानी से विद एग्जाम्पल समझेंगे। तो ये है आपका बुक एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड, मतलब नाम में ही है एक्सप्लोरिंग सोसाइटी। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्सप्लोर? कि अपने को समझनी है, अलग अलग नज़रों से हमें हमारे समाज को देखना है, सोसाइटी को हमें हमारे दिमाग में जो इमेज है उससे कई गुना बढ़कर अलग अलग लोगों के नज़रियों से देखना है। फिर चाहे वो ज्योग्राफी के नज़र से हो, लोगों के भी नज़र से देखना है और साथ में विषयों के नज़र से भी देखना है। समाज को ज्योग्राफी के नज़र से देखेंगे, समाज को हिस्ट्री के नज़र से देखेंगे, समाज को सिविक्स के नज़र से देखेंगे और इकोनॉमिक्स के भी नज़र से देखेंगे। तो हमें इस तरह से एक्सप्लोर करना है। कभी हम नहीं ऐसे ही भटकने निकल जाते हैं, चलो आज एक्सप्लोर करते हैं कि कौन सी पानी पूरी की दुकानें नई लगी है अपने गाँव में। वैसे ही सोसाइटी को एक्सप्लोर करते चलना है, इंडिया एंड बियॉन्ड, भारत और उसके बाहर की भी कई संस्कृतियाँ में भी संस्कृति यहाँ पे अपने को समझने मिलेगी। तो देखते हैं कि शुरुआत में इन्होंने हमें कंटेंट में क्या क्या परोसा है। बुक की बड़ी अच्छी बात है कि यहाँ पे आपको फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं और फंडामेंटल राइट्स ये हर सिटीज़न को पता होने चाहिए, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम का हो, चाहे वो पढ़े ना पढ़े, लेकिन फंडामेंटल राइट्स पता होने ज़रूरी है। इसका ये रीज़न है क्योंकि हम भारत के नागरिक हैं, राइट्स मतलब हमारे अधिकार है, और भारत में रहते हुए मुझे एज ए सिटीज़न कौन से अधिकार है ये जानने का मेरा अधिकार है। तो इस अधिकार का हमने खुद से हनन नहीं करना चाहिए। तो कभी अगर समय मिला तो मैं आपके ऊपर ये आपके बुक में जो लिख कर दिया है ना फंडामेंटल राइट्स, ये सारे राइट्स, ये भी मैं आपको समझा दूंगी कि ये राइट्स होते क्या है। साथ ही साथ इसमें ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी दी है। व्हाट इज़ फंडामेंटल ड्यूटीज़? जैसे कि हमारे अधिकार है, हम मम्मी पापा से मांगते हैं कि मम्मी हमारा ये अधिकार है, आप हमसे प्यार से बात करो, हमें ये चाहिए, हमें तो बर्थडे को ड्रेस चाहिए वगैरह वगैरह, बहुत सारी डिमांड होती है, वो हमारे अधिकार भी है। हम हमारे मम्मी पापा के पास ही तो जिद करेंगे और किसी के पास करेंगे। तो वैसे ही जब आप जिद करते हो तब आपके पेरेंट्स आपको बोलते हैं ना कि हाँ, लेकिन आपको इस तरह से शांत रहना होगा, मस्ती करनी नहीं होगी, घर में बड़े आएंगे तो उनको सम्मान से उनके पैर छूने होंगे, नमस्ते करना होगा। तो ये आपकी ड्यूटी है, ताकि मतलब आपके ये संस्कार है कि बड़ों को रिस्पेक्ट देना है, कोई मेहमान आया है तो उसको पानी पूछना है, अगर अपने फैमिली में कोई बड़े दादा दादी है तो उनकी वस्तु ऐसी फेंक फाक नहीं कर देना है, उनको इज्जत से रखना है। तो ये अपने को संस्कार सिखाए जाते हैं, मतलब ये अपने अधिकार, ये जो कर्तव्य है ये अपने को सिखाए जाते हैं कि एक बच्चा होने के नाते घर में अपने क्या कर्तव्य है। वैसे ही जब हम देश में रहते हैं तो हमारी कुछ ड्यूटीज़ होती है। ड्यूटीज़ का मतलब होता है कर्तव्य। तो हम सिर्फ ऐसे नहीं बोलेंगे कि ये हमारा हक है, हमें ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, लेकिन वो चाहिए के बदले में हमको कुछ कर्तव्य हमें हमारा कर्तव्य भी वहाँ पे पूरा करना होगा, जिससे हमें जो अधिकार मिले हैं उस अधिकार का हम अच्छे से आनंद ले पाए। तो देश के प्रति हमारी कुछ ड्यूटीज़ है, ये ड्यूटीज़ भी सारी यहाँ पे आपको बताई है। इसमें डिटेल्स में क्या है आपको जानने की ज़रूरत नहीं, लेकिन हाँ, कभी कभार मैं फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ पे एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। फिर आगे क्या देते हैं ये लोग, ये बहुत सारा, हाँ, ये प्रीएम्बल ऑफ इंडिया है। प्रीएम्बल मतलब इंट्रोडक्शन होता है ना, आपको जैसे क्लास में टीचर आके पहले बताती है कि इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है। जैसे आज भी अपना जो है वो फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्टरी वीडियो है।
तो उसी तरह से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? हमारे इंडिया की रूल बुक। अब मैं आपको ये ज्योग्राफी के पार्ट में ये सारी चीज़ें क्यों बता रही हूँ? क्योंकि बुक का ओवरव्यू होना भी ज़रूरी है। अगर हम बिना ओवरव्यू के चैप्टर 1 खोल के बैठे तो हमारा जो एक्सप्लोर, अपने बुक का नाम क्या है? एक्सप्लोर करना है सोसाइटी को, तो हमारा जो एक्सप्लोर करने का नज़रिया है वो फिर शुरू कहाँ से होगा? यहीं से शुरू होगा। तो मैंने आपको क्या बताया कि हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रूल बुक है। हमारे घर पे हम रूल बुक बनाते हैं क्या? नहीं बनाते। हमारे घर पे रूल की बुक बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। हमारे घर पे किसी ने कुछ मस्ती की तो हमें डांट पड़ जाती है, वही रूल है। वही रूल है कि रात में 7 बजे के बाद में छोटे बच्चे घर नहीं जाएंगे। श्रावण महीने में सभी लोग, काफ़ी फैमिलीज़ में ऐसा होता है, श्रावण मंथ में लोग लहसुन प्याज नहीं खाएंगे। तो इस तरह से रूल बुक बनाई जाती है। दिवाली में दिए जलाएंगे, छोटे बच्चों को गिफ्ट दिए जाएंगे, मिठाई दी जाएंगी। तो ये रूल बुक है, लेकिन ये लिखी नहीं है, ये बोली गई है। लेकिन इतना बड़ा इंडिया है, फिर किसी ने कोई गड़बड़ कर दी तो कौन, क्या मोदी जी आके बोलने आएंगे कि अरे तुमने गड़बड़ कर दी करके? तो वो रूल लिखने पड़ेंगे ना। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मतलब हमारे देश की है रूल बुक। और ये रूल बुक का ये है इतना बड़ा इंट्रोडक्शन में कहते हैं, आपने कभी प्रेयर में भी बोला होगा, लर्न भी किया होगा, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर रिपब्लिक डेमोक्रेटिक वगैरह वगैरह। ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन आपको लर्न होगा। लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन मतलब, ये इंट्रोडक्शन मतलब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन समझ में आ जाता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जैक्टली क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहना चाहता है, क्या बोलना चाहता है। ये हमें कहाँ से समझेगा? प्रीएम्बल से। तो कभी प्रीएम्बल पे भी हम सेपरेट वीडियो बना देंगे। नाउ लेट्स कम टू द कंटेंट पार्ट। अब हम अपने बुक के कंटेंट पार्ट समझ लेते हैं। इसमें आपको 5 थीम्स में चीज़ें बताई गई हैं। अब थीम्स में बताया जाना ये अपने लिए इतना इजी हो चुका है कि एक ही बुक में सारा सोसाइटी कवर हो जाएगा। नहीं तो पहले होता था 3 बुक्स, हिस्ट्री की अलग बुक, ज्योग्राफी की अलग बुक, सिविक्स की अलग बुक, और आपको 9th से आता था इकोनॉमिक्स, और आर्ट एंड कल्चर तो सब मर्ज ही हो जाता था, मतलब हिस्ट्री में ही कल्चर मिक्स हो जाता था। समझिए कि इस बुक को किस तरह से डिवाइड किया गया है। इंडिया एंड द वर्ल्ड, लैंड एंड द पीपल। अब यहाँ पे क्या है? 3 चैप्टर्स आपको दिए गए हैं। चैप्टर 1 ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी, अंडरस्टैंडिंग द वेदर, क्लाइमेट्स ऑफ इंडिया। अब ये तीनों चैप्टर्स जो है वो ज्योग्राफी के हैं स्पेशली। मतलब पहले आपको जब ज्योग्राफी की बुक मिलती थी उसमें आपको 5-6 चैप्टर अलग से पढ़ने पड़ते थे, लेकिन अब सोचिए इस बुक में आपको सिर्फ 3 चैप्टर दिए गए हैं। थीम बी, अब यहाँ पे हर चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है मैं वो चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको बताऊंगी। यहाँ पे वो डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ हम ये देखते हैं कि कौन सी थीम किस सब्जेक्ट को बिलोंग करती है। थीम बी, टेपेस्ट्री ऑफ द पास्ट। अब पास्ट आया मतलब आपको समझ गया होगा किसकी बात हो रही है भाई, ये हो रही है हिस्ट्री की। तो आपको हिस्ट्री के सिर्फ 4 चैप्टर है। जो पुराने कोर्स के स्टूडेंट्स हैं, आप सभी तो पुराने कोर्स के हैं जिन्होंने 6th स्टैंडर्ड में हिस्ट्री पढ़ा है, आई थिंक आपको 35 कुछ चैप्टर थे एसएसटी के सब कुछ मिला के, और हिस्ट्री के ही कुछ 15-16 चैप्टर्स थे आई थिंक। तो न्यू बिगिनिंग, मुझे एग्जैक्ट आंकड़ा याद नहीं लेकिन थे, बहुत सारे थे, 10 के ऊपर ही थे। तो न्यू बिगिनिंग, सिटीज़ एंड स्टेट्स, हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन पिछली बार पढ़ा है। राइज ऑफ एम्पायर्स, एम्पायर्स कैसे बने, मतलब सिविलाइजेशन से लोग एम्पायर की ओर कैसे क्या है। रीऑर्गेनाइजेशन, गुप्ता एज एंड एज ऑफ टायरलेस क्रिएटिविटी। अब ये सारी जो थीम्स है ये किस में आती है? हिस्ट्री में आती है। और यहाँ पे स्पेशली एक नाम दिया है कल्चरल हेरिटेज एंड नॉलेजेबल ट्रेडिशंस। हमने पिछले साल कल्चर का कुछ हिस्सा हिस्ट्री में पढ़ा था कि जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन में लोग क्या कल्चर में क्या करते थे, तो वो पॉटरी करते थे। उसके बाद में हमने कुछ भीमबेटका जैसी साइट्स देखी थी जिसमें हमने पेंटिंग के कुछ ये देखे थे, हमने पेंटिंग करने वाले लोगों के बारे में समझा था, कुछ अवशेष अपने को मिले थे। और उसके बाद में हमने डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया में देखा था कि हमारा इंडिया कितना रिच है कल्चर वाइज। हमारे इंडिया में हमने लद्दाख का एक आपने अगर पढ़ा होगा तो हमने लद्दाख के बारे में पढ़ा था, हमने केरला के बारे में पढ़ा था कि दोनों की संस्कृतियाँ किस तरह से अलग अलग हैं। तो जो कल्चर है ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है हर बातों में। और यहाँ पे देखो नाम क्या है चैप्टर का, हाउ द लैंड बिकम्स सेक्रेड। सेक्रेड का मतलब होता है पवित्र। हमारी भारत भूमि कैसे पवित्र बनी है ये हमें समझना है। किसके माध्यम से?
कल्चर के माध्यम से। और ये कल्चरल हेरिटेज जो है, ये हमारी विरासत जो है, हमें जो संस्कृति की विरासत हमारे भारत माता को मिली है, यही विरासत हमारे भारत माता को पवित्र बनाती है। तो ये चैप्टर अपना किसका हो गया? हमारे देश के कल्चर का। मतलब देखो, आपने ज्योग्राफी देखा, हिस्ट्री देखा, कल्चर देखा। अब आते हैं थीम डी में। क्या कहती है जी थीम डी? गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी। नाम से ही आपको पता चल रहा है ये किसके चैप्टर्स हो गए? सिविक्स के और पॉलिटी के। सिविक्स का ही दूसरा नाम है पॉलिटी। तो यहाँ पे गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का हमने थोड़ा सा मतलब 6th स्टैंडर्ड में देख लिया है, जिसको हिंदी में बोलते हैं लोकशाही। मतलब यहाँ पे हम लोग ही हमारे लीडर्स को चुन कर देते हैं। बाकी डिटेल हम चैप्टर में देखेंगे। चैप्टर्स के नाम क्या है? फ्रॉम रूलर्स टू द रूल्ड टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स। कितने प्रकार की गवर्नमेंट हमारे देश में होती है। और रूलर्स मतलब पहले राजा होते थे, अब राजा से अभी यहाँ पे डेमोक्रेसी आ चुकी है, तो वो किस तरह से आई है वो सारी चीज़ें। एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इंट्रोडक्शन। मैंने आपको बताया ना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रियम्बल का हम अभी जिक्र कर रहे थे। उसके पहले हमने फंडामेंटल राइट्स का जिक्र किया, फंडामेंटल ड्यूटीज़ का जिक्र किया। तो फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज़ एंड प्रियम्बल, ये तीनों से तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन की थोड़ी आइडिया लग ही गई होगी। और मैंने आपको बताया कि ये एक रूल बुक है और इसका अपने को इस साल सिर्फ इंट्रोडक्शन देखना है। डिटेल हम 8th क्लास में देखेंगे। अभी आप छोटे बच्चे हैं तो आपको छोटा छोटा इजी सब कुछ बताया जाएगा, लेकिन जब आप 8th क्लास में जाओगे तब आपको कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत डिटेल स्टडी करना है। ठीक, अभी ये एक नया थीम इसमें आप लोगों को ऐड हुआ है, थीम ई, इकोनॉमिक लाइफ अराउंड अस, फ्रॉम बार्टर टू मनी एंड अंडरस्टैंडिंग मार्केट्स। आपने आपके आसपास देखा होगा, अच्छा आपकी मम्मी आपको कभी 5 रुपये का संभार लेने तो भेजती होगी, कोथिंबीर ज्याला म्हणतात मराठीत, और या कोरिएंडर इन इंग्लिश। या फिर आपने कभी चॉकलेट्स तो ली होगी, या फिर आपने कभी नीचे भंडार घर से बुक ली होगी। तो आप क्या करते हो? उनको पैसे देते हो और उसके बदले में वस्तु लेते हो। लेकिन इसके पहले बार्टर सिस्टम होता था, पैसे तो थे नहीं, मतलब पैसे वस्तु से वस्तु ली जाती थी। तो ये बार्टर सिस्टम से हम मनी के पास कैसे शिफ्ट हुए, ये चीज़ें अपने को समझाई जाएगी, कहानी समझाई जाएगी। और बाद में अंडरस्टैंडिंग मार्केट्स। अब अंडरस्टैंडिंग मार्केट दैट डजंट मीन शेयर मार्केट। शेयर मार्केट का बहुत बड़ा रूप है। मुझे पता है आप सभी लोग अपने आसपास अपने पापा को, अपने काका को, सभी को शेयर मार्केट की बहुत सारी बातें करते देखते होंगे। लेकिन ये मार्केट मतलब अपन जिस मार्केट में बाहर निकल के फिजिकली वस्तुएं लेते हैं, चाहे आप कपड़े खरीदते हैं, चाहे आप सब्जी खरीदते हैं, बर्तन खरीदते हैं, स्टेशनरी खरीदते हैं, तो इसके लिए तो आप शेयर मार्केट में नहीं जाओगे। या फिर ऑनलाइन मार्केट भी आजकल आ गए हैं, अमेजोन आ गया है, फ्लिपकार्ट आ गया है। तो ये सारे मार्केट धीरे धीरे मार्केट्स का रूप अलग होता गया। तो पहले तो मार्केट थे ही नहीं। अभी आप सोचो, जो लोग हंटिंग गैदरिंग करते थे वो थोड़ी ना मार्केट में कुछ भाले वाले लेने जाते थे, वो लोग तो खुद ही सब कुछ मेहनत करके बनाते थे। मतलब अब सोचो, मार्केट जब था नहीं तब से तो मार्केट आया कैसे, वो तो अपने को समझना पड़ेगा ना। तो ये पिछले साल के बच्चों को इकोनॉमिक्स का ये पार्ट नहीं था, लेकिन आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन इकोनॉमिक्स का दे दिया है। और हमें ये इकोनॉमिक्स के भी 2 चैप्टर यहाँ पे पढ़ने हैं। ऐसे कुल मिला के सिर्फ 12 चैप्टर है। एंड आई ट्राई माई बेस्ट कि दिवाली तक आपका ये पूरा सिलेबस मैं आपको कवर करा दूँ। और वी विल ट्राई कि हफ्ते में अपने 3-4 दिन वीडियोज़ आए। और इसके बाद में देखिए आपके बुक में कितनी सुंदर एक ऐसी डायग्राम, एक इमेज दी है, नॉट डायग्राम, इमेज दी है। ये इमेज अपने आप में यूनिटी इन डाइवर्सिटी बताती है। देखो कैसे, आपने अगर इस इमेज को गौर से देखा, ये पूरी इमेज को अगर आपने गौर से देखा, तो यहाँ पे ये हमारी पृथ्वी है माता। हम पृथ्वी को माता कंसिडर करते हैं। मदर अर्थ बोला जाता है ना, शी इज आवर मदर अर्थ। मदर अर्थ बिकॉज अर्थ हमें सब कुछ प्रोवाइड करती है जो हमें जीने के लिए चाहिए। इवन दो हम ये फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, बड़े बड़े गैजेट्स यूज़ कर रहे हैं, आजकल पूरा दुनिया स्मार्ट होने की तरफ जा रहा है। एलेक्सा हम बोलते हैं, सीरी हम बोलते हैं, ये सब कुछ आ कहाँ से रहा है? तो ये रेयर अर्थ मिनरल्स, क्या बोला मैंने? रेयर अर्थ मिनरल्स, ऐसे मिनरल्स जो कि बहुत रेयर होते हैं, पृथ्वी के गर्भ में बहुत रेयरली पाए जाते हैं। और पूरा रशिया यूक्रेन का युद्ध और अमेरिका का यूक्रेन को साथ देना और रशिया का चिढ़ना, ये सब कुछ रेयर अर्थ मिनरल के आगे पीछे की स्टोरी है। तो हाँ, अब मुझे क्या कहना था कि ये सारी चीज़ें हमें अर्थ प्रोवाइड करती है, मदर अर्थ प्रोवाइड करती है। और इस अर्थ को ये सभी हाथों ने प्रोटेक्ट किया है। आप देख पा रहे हो इतने सारे हाथ हैं, ये सारे हाथ किसके हैं? ये हम सबके हैं। वी आर द हैंड्स टू प्रोटेक्ट आवर मदर अर्थ। लेकिन आपने एक बात देखी यहाँ पे
ये हाथ ब्लैक कलर का है, ये उससे थोड़ा गोरा है, ये उससे थोड़ा गोरा है, ये बहुत गोरा है, ठीक है। और वही ये 4 हाथ यहाँ पे रिपीट हुए हैं। इसका मतलब क्या है, आपने कभी देखा होगा तो ऐसे जो ब्लैक कलर स्किन होते हैं, ये कहाँ पे मिलते हैं अपने को? साउथ अफ्रीका में, ठीक है। जो इस तरह से ये 2 कलर वाले होते हैं, थोड़ा जिसको हम अपने हिंदी में गेहुआ वर्ण बोलते हैं, गेहुआ और थोड़ा सा गेहुआ से फेयर की ओर, ये अपना इंडियन सब कॉन्टिनेंट है। एंड ये जो फेयर है, जिसको हम हिस्ट्री में कई बार बोल के आते हैं, वो गोरे चमड़ी वाले लोग जिन्होंने अपने भारत पे राज किया। तो ये गोरी चमड़ी वाले लोग कौन है? ये है यूरोपियंस, रशियंस, अमेरिकन्स, ऑस्ट्रेलियंस। मतलब मैंने आपको लोकेशन के हिसाब से रंग बता दिया कि साउथ अफ्रीका, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में इस तरह से मिलेंगे, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इस तरह के लोग मिलेंगे। मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सब कुछ आ गया, इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, म्यांमार, अफगानिस्तान, मिडिल ईस्ट वाले लोग, ये इस तरह से मिलेंगे। और ये जो वाइट है, ये यूरोपियन एंड अमेरिकन, नॉर्थ अमेरिकन लोग मिलेंगे। तो अभी ये सारे मैंने कॉन्टिनेंट्स के नाम लिए, मतलब सारे कॉन्टिनेंट में अलग अलग रंग के, अलग अलग रूप के लोग होंगे। ये सभी रंग के रूप के लोगों का काम है कि हमारी इस मदर अर्थ को प्रोटेक्ट करना। इस मदर अर्थ को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेवारी किसी एक देश की या किसी एक कॉन्टिनेंट की नहीं है, हम सब की है। और चाहे हम कौन से भी रंग के हो, चाहे हम कैसे भी दिखते हो, लेकिन हम सब की मेजर फर्स्ट प्रायोरिटी वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें हमारे मदर अर्थ का प्रोटेक्शन करना है, ठीक। वो हमें इतना सब कुछ प्रोवाइड कर रही है, तो ये हम सब हाथ मिला के हमारे मदर अर्थ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये इमेज के पीछे इतना सुंदर भाव है। और नीचे देखो क्या लिखा है, वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम का जो नारा है, जो संदेश है, वो हमारे भारत से पूरे दुनिया में गया है। ये आपको पता होगा किसने दिया था? G20 में मोदी जी ने दिया था। तो वसुधैव कुटुंबकम मतलब वसुधा, वसुधा मतलब पृथ्वी, कुटुंबकम मतलब हमारी फैमिली। नीचे लिखा है द होल वर्ल्ड इज वन फैमिली। मतलब हम कितना भी लड़ ले, कितना भी झगड़ ले, कितना भी एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर ले, लेकिन आखिरी में हम सबको एक होके ही रहना है, क्योंकि ये धरती पर हम सब लोग एज ए इंसान रह रहे हैं। धरती तो ये नहीं जानती ना कि अरे ये लोग काले हैं, ये गोरे हैं, ये तो इस कॉन्टिनेंट के हैं, अरे ये तो रिच है, ये तो पुअर है। नहीं, धरती ये नहीं जानती। धरती सबको बराबरी से सारी चीज़ें दे रही है, अपने अपने हिसाब से सब कुछ दे रही है। तो फिर ये धरती को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें वसुधैव कुटुंबकम के माध्यम से जाना होगा। पूरी 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 दुनिया एक फैमिली है, ऐसा समझेंगे तो लड़ाइयाँ कम होगी। हम एक दूसरे को समझेंगे, कोऑपरेट करेंगे, एक दूसरे के लिए हमारे मन में टॉलरेंस की भावना आएगी, समझने की भावना आएगी। और आप देख रहे हो कि टॉलरेट नहीं कर पाते लोग, थोड़ी थोड़ी बातों में ईगो आड़ा आ जाता है, थोड़ी थोड़ी बातों में पॉलिटिक्स खेलने लगते हैं। इसने मुझे ऐसा बोला, मैं इसको ऐसा कर दूंगा, इसका ये बिगाड़ दूंगा, वो कर दूंगा, वगैरह वगैरह। लेकिन इससे दुनिया नहीं चलती, हमें समझदार बनना पड़ेगा, हमें सबको एक फैमिली है ऐसे चलना पड़ेगा। लेकिन अभी अपन बड़े बड़े देश के नेताओं को तो जाके नहीं समझा सकते, लेकिन हाँ, हम स्कूल में ये ज़रूर समझ सकते हैं कि हम जब बड़े हो जाएंगे तब हम समझदारी से रहेंगे। ओके, आपको इसीलिए ये सारी चीज़ें बताई जा रही है। अब देखिए, जोग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। ऑफिशियली वी हैव स्टार्टेड आवर फर्स्ट चैप्टर, जोग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। अब ये शुरू भी किया है तो कितने सुंदर कोट से, श्री अरविंदो की बहुत सुंदर कोट। मतलब मैं बताऊँ ना, जो नई एनसीईआरटीज आई है, इसने मेरा जब पढ़ती हूँ तब से मेरा ऐसा मन बहुत खुश हो जाता है कि ये कितना सुंदर तरीके से, आई कैचिंग तरीके से और एंगेजिंग तरीके से ये बुक लिखी गई है। तो यू पीपल आर वेरी लकी, यू स्टूडेंट्स आर वेरी लकी, जो इस साल 7वीं में आए हैं, 7th स्टैंडर्ड में आए हैं। आप लोग बहुत लकी हो कि आपको इतनी अच्छी बुक मिली। तो अब आप देखो यहाँ पे, टू अस क्या बोला गया है? टू अस बाय इट्स वेरी ज्योग्राफी द कंट्री इंडिया अपीयर्स टू बी क्वाइट डिस्टिंक्ट फ्रॉम आवर कंट्रीज एंड दैट इटसेल्फ गिव्स इट्स सर्टन नेशनल कैरेक्टर। क्या क्या शब्द है? वेरी ज्योग्राफी, कंट्री, किस कंट्री की बात हो रही है? इंडिया की। अपीयर्स मतलब दिखना, क्वाइट डिस्टिंक्ट, क्वाइट मतलब थोड़ा अलग, डिस्टिंक्ट मतलब क्या होता है? अलग। फ्रॉम अदर कंट्रीज, भारत दूसरे कंट्रीज से थोड़ा अलग दिखता है। दैट इटसेल्फ गिव्स इट्स अ सर्टन नेशनल कैरेक्टर, और यही अलग दिखना इसका नेशनल कैरेक्टर होना दर्शाता है, एक देश की भावना होना दर्शाता है। नहीं तो सोचो, इतनी अलग अलग संस्कृतियाँ हैं, इतने कल्चर है, इतने धर्म हैं और इतनी जोग्राफिकल वैरायटीज़ है कि हम लोग
एक यूनिटी में कैसे रह रहे हैं, लेकिन इसका ये अलग होना, डिस्टिंक्ट होना, इसमें इतनी डाइवर्सिटी होना ही अपने आप में अपने देश को बाकियों से अलग बनाता है, ये श्री अरविंदो ने बोला है। अब एज सच इस कोट का अपने सिलेबस में कुछ काम नहीं है, मतलब इससे क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन इसका काम ऐसे है कि हमेशा एक मेरी बात ध्यान में रखिए, ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है, ये बातें मैं आगे नहीं बताऊंगी, लेकिन आपको ये बात एसएसटी के लिए हमेशा ध्यान में रखनी है कि एसएसटी सिर्फ पढ़ने का विषय नहीं है, तो एसएसटी आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट का विषय है, आपका व्यक्तिमत्व विकास का विषय है। तो इससे जहाँ जहाँ आपको ये समझने वाली चीज़ें आएंगी वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। और हाँ, एग्ज़ाम वाली चीज़ें तो पहले करनी है। और हाँ, ये थोड़ा फर्स्ट वीडियो है तो यहाँ पे थोड़ा माहौल बनेगा, सेकंड वीडियो से अपनी एग्जाम वाली चीज़ें ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन आपको इसको सीरीज़ में कंटिन्यू देखना है। अब ये इमेज क्या है, जोग फॉल्स की। आपने कभी वाटरफॉल देखा है? आई होप देखा होगा कि पहाड़ी से ऐसा बहुत फास्ट में पानी आता है और खाई में गिरता है और वो पूरा वाइट वाइट दिखता है, ऐसे लगता है कि दूध गिर रहा है, इतना फास्ट में गिरता है। तो ये एक वाटरफॉल की तस्वीर है जो कि जोग फॉल्स है, कर्नाटका का, और प्लेट्यू एंड वाटरफॉल्स। तो यहाँ पे ऊपर आपको प्लेट्यू वाला रीजन दिख रहा है, राइट, और यहाँ से नीचे से पानी गिर रहा है। पावर ऑफ वाटरफॉल इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी थ्रू स्पेशल टर्बाइंस। अब ये जो पानी आता है ये नेचुरली इसका फ्लो है फास्ट, तो इस फास्ट आने वाले पानी से इस वाटरफॉल से इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्जन किया जाता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जिसको बोलते हैं। हाइड्रो मतलब पानी, इलेक्ट्रिसिटी आपको पता है, तो पानी से बनने वाली इलेक्ट्रिसिटी जो होती है उसको बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। कभी मत भूलना क्योंकि ये बार बार आएगा 8th स्टैंडर्ड में, जब आप ज्योग्राफी पढ़ोगे तब आपको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का प्लांट वगैरह का जिक्र आने वाला है। तो स्पेशल टर्बाइंस मतलब घूमने वाले कुछ मशीन्स होते हैं, उसको टर्बाइंस बोलते हैं, वो लगा के इससे इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण किया जाता है। मतलब हमने ज्योग्राफी यहाँ से स्टार्ट की कि देखो ज्योग्राफी क्या है, कि इस नेचुरली अवेलेबल चीज़ से हम टर्बाइंस का यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, और वही इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे घर घर तक बिजली पहुंचा रही है, रोशनी पहुंचा रही है, और उसी इलेक्ट्रिसिटी से मैं आपके साथ इनडायरेक्टली आपको वीडियो पहुंचा पा रही हूँ। फ़ोन में चार्जिंग है इसलिए आप देख पा रहे हो। तो थैंकफुल टू एवरीवन, थैंकफुल टू एवरी दिस geographical features available to us, gifted by mother earth to us। ठीक है, अब दो सवाल है। क्या सवाल है? What are some key geographical features of India? हमारे देश में, भारत में ऐसे कौन से जोग्राफिकल फीचर्स है जो कि हमारे देश को स्पेशल बनाते हैं। जैसे कभी आपने देखा होगा आपके गांव के पास, आप जिस भी गांव में रहते हो, आपके गांव के पास कभी बड़ी सी टेकड़ी होगी, टेकड़ी इन द सेंस कोई हिली रीजन होगा, या कहीं से नदी बहती होगी, कोई बांध बांधा हुआ होगा, या कहीं वाटरफॉल होगा। तो आप वो स्पेशल जोग्राफिकल फीचर देखने के लिए जाते हो ना, जब आपके यहाँ पे कोई मेहमान आते हैं या आपको आउटिंग पे लिए जाना होता है, तो आप फैमिली के साथ ऐसी जगह पे जाते हो ना जो स्पेशल जोग्राफी के लिए डेडिकेटेड होता है, या फिर आप मनाली जाते हो, या फिर आप नेचर के सानिध्य में जाना हो तो आप जंगल सफारी करते हो, या फिर आप कोस्ट लाइन में जाते हो। तो ये सारी चीज़ें जोग्राफिकल फीचर्स कहलाती है। तो हमारे देश में ऐसे कौन से स्पेशल जोग्राफिकल फीचर्स हैं, इसकी हमें बात करनी है। एंड सेकेंड है कि हाउ डज इंडियाज जोग्राफिकल डाइवर्सिटी अफेक्ट आवर लाइफ। ऐसा क्या है कि इतनी देश में जोग्राफिकल डाइवर्सिटी है और इसके वजह से हमारी लाइफ कैसे अफेक्ट हुई। इसका हमने आधा आंसर तो 6 में देख लिया था, जो कि हम रिपीट देखेंगे। कि देखिए, नॉर्थ के लोग अलग होते हैं, वो पहाड़ में रहते हैं, और साउथ के लोग अलग रहते हैं क्योंकि वो समंदर के पास रहते हैं। तो इनकी लाइफ जोग्राफिकल डाइवर्सिटी की वजह से कैसे अलग होती है, ये हमें समझना है। अब देखिए, अब सिर्फ एक ही, आई नो मे बी आप लोग बोर हो गए होंगे, लेकिन कन्वर्ट टू 1.5x एंड वीडियो पूरा देखें। 1984 में राकेश शर्मा नाम के एक बहुत बड़े इंडियन एस्ट्रोनॉट थे। यहाँ पे मैंने अंडरलाइन करके रखा है, ये सारा जो मैंने हाईलाइट करके रखा है ये आपको भी आपके बुक में हाईलाइट करना है। राकेश शर्मा कौन थे? इंडियन एस्ट्रोनॉट थे। उनको प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी जी ने पूछा कि आपको स्पेस से अपना इंडिया कैसा दिखता है। इसका मतलब क्या है कि राकेश शर्मा एस्ट्रोनॉट थे, वो कहाँ गए थे? स्पेस में गए थे। कब गए थे? 1984 में गए थे। और वो अगर स्पेस में गए, जैसे अभी अभी हमारे यहाँ से एस्ट्रोनॉट गए थे, तो मोदी जी ने
वो उन एस्ट्रोनॉट से बात की थी। तो एस्ट्रोनॉट मतलब स्पेस में जाना एक अपने आप में एक बड़ी अचीवमेंट होती है। तो यहाँ पे जब फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट गए थे तब प्राइम मिनिस्टर ने पूछा कि आपको स्पेस से इंडिया कैसा दिखता है, तो उनका जवाब क्या था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। यहाँ पे लाइन दी है, सारे जहां से अच्छा, सारे जहां, जहां मतलब दुनिया, अच्छा मतलब सुंदर, बेटर देन होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया से, सारे जहां से अच्छा जो दिखता है वो हमारा इंडिया दिखता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको सवाल सिर्फ एमसीक्यू में बन सकता है। हम साथ साथ में अपनी पढ़ाने की शैली यही है कि जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब उसमें कैसे एमसीक्यू बन सकते हैं, कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ये भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे हु वॉज द फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट, राकेश शर्मा। आपको ये साथ साथ लिख लेना है कि क्या क्वेश्चन बना है। एंड उसके बाद में हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन 1984, इंदिरा गांधी। And after asking the question, how does India look from space, what Rakesh Sharma replied, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और they can ask the meaning of सारे जहां से अच्छा is better than whole world। इतना आपको समझ में आ गया। अब देखो, हमारे भारत में अलग अलग प्रकार के लैंडफॉर्म्स हैं। लैंडफॉर्म्स मतलब माउंटेन्स है, प्लेन्स है, प्लेट्यूज है, ये सारी चीज़ें अपन मैप में लोकेट करेंगे। ठीक है, लेकिन मैप में लोकेट करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि इंडिया अपना सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री है। इसके पहले 1 2 3 4 5 6 ये 6 लार्ज कंट्री कौन से है, ये आपका होमवर्क है, ये निकालना है और अपनी बुक में लिख लेना है कि इंडिया के पहले 6 बड़े कंट्रीज कौन से हैं। और अगर आपको हिंट चाहिए तो आपको 9th क्लास के एसएसटी के बुक में इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आप खुद से ढूंढोगे और मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताओगे। उसके बाद में इंडिया के नेबर्स कौन है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका एंड म्यांमार। तो ये हम थोड़ा मैप में देख लेते हैं। ये है हमारा प्यारा सा इंडिया और इंडिया के बगल में ये पाकिस्तान, जिसके साथ अभी अभी ऑपरेशन सिंदूर करके भारत ने अचीवमेंट हासिल की है। ये है चाइना, चाइना भी हमारा फ्रेंड बोल रही हूँ, चाइना भी हमारे पड़ोस में है, नेबर है। और अभी अभी इंडिया ने चाइना के साथ हाथ मिलाया है अमेरिका के खिलाफ, ये भी आपको पता है। उसके बाद में ये नेपाल, ये हो गया भूटान। उसके बाद यहाँ पे ये है म्यांमार, जिसका नाम पहले था बर्मा। ये है बांग्लादेश, बांग्लादेश जो कि पाकिस्तान से ही टूट कर बनाया गया है। एंड लास्ट में दिस इज आवर श्रीलंका। तो ये इतने हमारे नेबरिंग कंट्रीज है। कौन से, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार एंड नीचे छोटू सा श्रीलंका। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे भी 6 नाम दिए हैं, 1 2 3 4 5 6, यस। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं एमसीक्यू में, इंडिया इज ब्लैंक लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, आंसर आएगा 7th। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन बनता है, राइट डाउन द नेम्स ऑफ नेबर्स ऑफ इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका एंड म्यांमार। देन ये सबको मिला के क्या बनता है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ये सबको मतलब नेबर्स को और इंडिया को मिला के क्या बनता है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट क्यों, क्योंकि ये एशिया नाम के बड़े कॉन्टिनेंट का एक हिस्सा है, एक बड़ा सा हिस्सा है, मतलब बड़े कॉन्टिनेंट का बड़ा हिस्सा, उसको बोला सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, उसके बाद में हमें ये देखना है, मतलब हमारे चैप्टर का मेन पर्पस है कि कौन से जोग्राफिकल फीचर्स हैं। तो वो है ग्रेट माउंटेन वाला जोन, मतलब हमारे इंडिया में माउंटेन वाला जोन है। माउंटेन बोला तो आपको कौन सा नाम याद आता है, हिमालय। फिर प्लेन वाला जोन, प्लेन बोला तो आपको क्या याद आना चाहिए कि जो नदी के पास वाला हिस्सा होता है वो प्लेन होता है। जैसे यहाँ पे प्लेन्स ऑफ गंगा एंड इंडस, इंडस मतलब सिंधु नदी। देन डेजर्ट, आपको पता है थार डेजर्ट के बारे में, जो कि राजस्थान में पड़ता है। एंड साउथर्न पेनिनसुला, मतलब जो महाराष्ट्र से लेके डाउन वाला रीजन है, नर्मदा घाटी से जो नीचे वाला रीजन आता है वो साउदर्न पेनिनसुला में आता है। पेनिनसुला का मतलब मैंने आपको समझाया था, ये मैप में देखो। पेनिनसुला मतलब ये ऐसा रीजन जिसके तीनों हिस्सों में पानी हो, मतलब ऐसा जमीन का टुकड़ा जिसके तीनों हिस्सों में पानी हो, उसे कहते हैं पेनिनसुला। अंडरस्टूड। आगे देखो क्या कहते हैं। अब ये कुछ काम का नहीं है, इसमें मतलब ये बहुत ही सुंदर तरीके से बताया गया, मतलब एग्जाम के लिए काम का नहीं है। इसमें ये बताया है कि अब हम ऐसा मस्त आसमान में सभी बच्चे उड़ेंगे अपने टीचर के साथ में और बर्ड्स आई व्यू से देखेंगे कि ये सारे फीचर्स हमें क्या सिखाते हैं। मतलब आप सभी पक्षी हो, पक्षी की नज़रों से आसमान में उड़ते हुए
इमेजिन करो कि आप इंडिया को देख रहे हो और समझ रहे हो कि ज्योग्राफी के फीचर्स आपको क्या समझाते हैं और इसमें कौन से स्पेशली, अब हम लास्ट में हैं इस वीडियो के, इसमें हमें स्पेशली क्या देखना है, हिमालयन माउंटेन रेंज। हिमालयन माउंटेन रेंज आपको पता होनी चाहिए, ये जम्मू कश्मीर से लेकर तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश तक हिमालयन माउंटेन रेंज है और फिर ये यहाँ पे भी जो नॉर्थ ईस्टर्न में है वहाँ पे भी वो टर्न होता है, लेकिन हम जो रेंजेस पढ़ते हैं ये इसके 3 रेंजेस पढ़ते हैं तो वो हम आगे पढ़ेंगे। सो यू अंडरस्टूड हिमालय वाला रीजन, ये जो पूरा मैंने हाईलाइट किया है पर्पल कलर में, ये हिमालय वाला रीजन है, हिमालय हो गया। उसके बाद में थार डेजर्ट के बारे में बताया है, यू नो हियर द थार डेजर्ट, ये अपना राजस्थान वाला हिस्सा है और राजस्थान को लग के यहाँ पे पाकिस्तान है, तो थार डेजर्ट वाला हिस्सा राजस्थान में आता है जो कि अपनी वेस्टर्न बाउंड्री बनाता है। इसने कौन सी बाउंड्री बनाई थी, नॉर्दर्न। आपको दिशाएं याद होगी आई होप, ये अपना दिशा जो नॉर्थ जो ऊपर होती है वो नॉर्थ, नीचे साउथ, यहाँ पे वेस्ट, यहाँ पे ईस्ट। तो अब ये वाला जो हिस्सा हो गया ये नॉर्थ हो गया इंडिया का, तो हिमालय ने कौन सी बाउंड्री बनाई, नॉर्दर्न बाउंड्री। यहाँ पे थार डेजर्ट है, थार डेजर्ट ने कौन सी बाउंड्री बना दी, वेस्टर्न बाउंड्री। आगे क्या बताते हैं, थार डेजर्ट एंड अरेबियन सी मार्क वेस्टर्न लिमिट। अच्छा, अरेबियन सी ने भी वेस्टर्न बाउंड्री बना दी है, यस ये अरेबियन सी ये पूरा वेस्ट में पड़ता है। अरेबियन सी, ये तो बे ऑफ बंगाल है ना, बे ऑफ बंगाल ईस्ट में बनाता है, लेकिन अरेबियन सी मतलब आप देखो ये थार डेजर्ट से लेके ये पूरा अरेबियन सी ये पूरी वेस्टर्न बाउंड्री बनाता है। ठीक है जी, समझ गए। उसके बाद में टू द साउथ इंडियन ओशन, साउथर्न बाउंड्री कौन बना रहा है, ये इंडियन ओशन है, इंडियन ओशन साउथ में बाउंड्री बना रहा है। उसके बाद में बताया गया है बे ऑफ बंगाल, अभी बताया मैंने आपको, बे ऑफ बंगाल ईस्ट में बाउंड्री बना रहा है। सेपरेशन बिटवीन इंडिया एंड रेस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट, मतलब ये जो सारे जोग्राफिकल फीचर्स है ये क्या करते हैं, इंडिया को दूसरे कॉन्टिनेंट से सेपरेट करते हैं। और इंडिया का क्लाइमेट, इंडिया का कल्चर, इंडिया का हिस्ट्री, ये सब डेवलप करने में इन्हीं जोग्राफिकल फीचर्स का हाथ है, ये आपको समझना होगा। क्योंकि हमने पिछले साल देखा था यहाँ इंडस रिवर है और यहाँ पे ही इंडस वैली सिविलाइजेशन थी। क्यों यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, क्योंकि नदी का पानी अपने को जीवन जीने के लिए, जीवन व्यापन करने के लिए काम आता है। उसके बाद में यहाँ पे इस एरिया में मगध वाला एरिया, मगध का राज्य बहुत फ्लरिश हुआ था इंडस का ईरा जाने के बाद में, तो ये गंगा नदी के पास हुआ था, ये भी अपन ने देखा है। ठीक, तो कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, ये सारी चीज़ें फ्लरिश करने के लिए हमें ज्योग्राफी समझना जरूरी है। अब आगे क्या बताया है, ये यहाँ तक हमें देखना है, हिमालय वाला हिस्सा अपन कल देखेंगे। बता रहे हैं कि डू यू रिकॉल योर लेसन ऑन लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। हाँ भाई, रिकॉल तो मुझे तो हो रहा है, आपको हो रहा है कि नहीं पता नहीं, अगर नहीं हो रहा है तो याद कर लो। यहाँ मैं आपके लिए लिख के लाई हूँ कि इंडिया की लैटिट्यूड 8.4 नॉर्थ से 37.6 नॉर्थ तक है एंड लॉन्गिट्यूड 68.7 ईस्ट से 97.25 ईस्ट है। अब इसका क्या मतलब है, हमने देखा था, देखो अर्थ की लेटी हुई लाइन को लैटिट्यूड बोलते हैं, मतलब ये सारी हो गई लैटिट्यूड्स, एंड जो खड़ी खड़ी लाइन होती है, जो लॉन्ग लाइन होती है, उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स। तो अब लैटिट्यूड में अगर हम इंडिया को देखें, मतलब इंडिया की ये आड़ी लाइन, लैटिट्यूड मतलब लेटी हुई, यहाँ से, अब नीचे अंडमान निकोबार भी है, मतलब ये वाला यहाँ से लेना पड़ेगा, यहाँ से अंडमान निकोबार का लास्ट वाला पॉइंट जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ से तो हमारा कश्मीर कहाँ पे ख़त्म होता है, वहाँ तक। ये हो गई जो मैंने रेड में मार्क की है, ये 2 लाइन, ये हो गई अपनी लैटिट्यूड। और लैटिट्यूड कितनी है, 8.4 डिग्री नॉर्थ, 8.4 डिग्री नॉर्थ से 37.6 डिग्री नॉर्थ, 6 डिग्री नॉर्थ। और ये मैंने आपको नॉर्थ है ये बताया, लेकिन क्यों है ये नॉर्थ, देखो यहाँ पे नॉर्थ है, मतलब ये इक्वेटर है और इक्वेटर के ऊपर इंडिया पड़ता है। अब ये तो अटलांटिक ओशन वाला दिया, लेकिन यहाँ पे अगर हमने इसको पीछे से देखा, ये जो गोला है इसके पीछे देखा, तो ये हमारा इंडिया होगा सपोज। तो इंडिया इक्वेटर के ऊपर है, इक्वेटर के ऊपर वाला हिस्सा क्या होता है, नॉर्थ है, इक्वेटर के नीचे वाला हिस्सा साउथ है, इसलिए हमारा लैटिट्यूड नॉर्थ में आता है। अगेन लॉन्गिट्यूड की अगर बात की जाए
तो प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में हमारा इंडिया पड़ता है। आपने इमेजिन किया होगा कि प्राइम मेरिडियन मतलब वो 0 डिग्री की लाइन जो ग्रीनविच से जाती है, ये भी हमने पिछले बार देखा था कि इससे टाइम जोन्स बनते हैं। हमारा इंडिया ईस्ट में पड़ता है, और अगर वो ईस्ट में पड़ता है तो इसकी लॉन्गिट्यूड मतलब समझिए, लॉन्गिट्यूड मतलब यहाँ से ये गुजरात का लास्ट वाला ये जो किनारा है ना, ये लास्ट से, ये गुजरात का लास्ट से यहाँ पे लास्ट में अरुणाचल प्रदेश के लास्ट तक, देखो मैंने ये हाईलाइट किया है। तो ये कौन सी लॉन्गिट्यूड है, तो ये लॉन्गिट्यूड से ये लॉन्गिट्यूड तक, तो ये कितनी है हमने देखा, ये है 68.7 ईस्ट से 97.25 ईस्ट, 68.7 ईस्ट से 97.25 ईस्ट। तो इतना हमारा देश का विस्तार है। तो यहाँ पे आपको ये एक लेट्स एक्सप्लोर वाला क्वेश्चन था, एंड आइडेंटिफाई अबाउ फीचर्स इन इंडियाज फिजिकल मैप। तो ये तो हमने ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर लिए। कैसे आइडेंटिफाई किए, चलो बताओ एक बार। हिमालय नॉर्थ में है, जो नॉर्दर्न बाउंड्री बनाता है, दिखा सबको, हिमालय नॉर्दर्न बाउंड्री बनाता है। थार डेजर्ट एंड अरेबियन सी वेस्टर्न बाउंड्री बनाता है। बे ऑफ बंगाल ईस्टर्न बाउंड्री बनाता है। इंडियन ओशन साउदर्न बाउंड्री बनाता है। तो ये सारे जोग्राफिकल फीचर्स हमने देखे। उसके बाद में प्लेन वाला एरिया कौन सा होता है, जहाँ पे नदियाँ होती है, ये सारा नदियों वाला एरिया है, ये प्लेन है। यहाँ पे इंडस रिवर है, यहाँ पे गंगा यमुना रिवर है, तो ये प्लेन बनाता है। ये साउथ वाला देखो, ये प्लेट्यू वाला रीजन हो गया, मतलब हमने देखा डेजर्ट, हमने देखा माउंटेन, हमने देखा कोस्टल लाइन, हमने देखा प्लेट्यू, डेजर्ट देख लिया, देन प्लेन, और उसके बाद में ये वाले जो है ये आइलैंड्स है, अंडमान निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप आइलैंड। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगला वीडियो आप मिस मत करना, अगला वीडियो डेडिकेटेडली हिमालय के लिए होगा। और एक बात है कि आपको अगर आज का वीडियो थोड़ा लेंदी लगा होगा तो कोई बात नहीं, ये इंट्रोडक्टरी था और इसमें बहुत कम चीज़ें ऐसी थी जो एग्जाम में पूछी जाएगी। ये सिर्फ माहौल बनाया था, मतलब ऐसा होता है ना, पिक्चर का ट्रेलर आ रहा है, तो ये सिर्फ ट्रेलर था अपने सब्जेक्ट का, और अभी इसकी जर्नी शुरू होगी और बहुत अच्छी तरीके से हम इसको निपटाएंगे। मेरा ये मकसद है कि आपको इसमें एक्सरसाइज भी मैं करवाऊँ, देखते हैं कैसे पॉसिबल होता है। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, और अपने फ्रेंड्स से भी शेयर करो और बहुत पढ़ो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।